नमस्कार, मैं पूनम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ हम खेती किसानी की बातें करते हैं और साथ ही साथ पशुपालन से जुड़ी हुई समस्याओं का भी समाधान आप तक पहुँचाते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है हमारे कृषि जगत में, कृषि समाचार के माध्यम से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। ज्ञान भवन में 3 दिवसीय बिहार पोल्ट्री एक्वा एक्सपो 2022 का किया गया आयोजन। कम समय में ज्यादा उत्पादन के लिए जीरो टीलेज से करें आलू की खेती। सोयाबीन की खेती से अभिजीत को मिली अलग पहचान। सिंचाई की गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार अब किसानों को समूह में नलकूप उपलब्ध कराएगी। किसानों के खेतों तक पानी आसानी से पहुंच सके, इसके लिए सरकार नलकूप योजना चला रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 5 से 6 किसानों का एक समूह बनाना होगा। इन किसानों के पास एक जगह 6 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने वाले समूह को विभाग निःशुल्क बोरिंग उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर पर समूह के किसानों को 90% तक का अनुदान भी मुहैया कराया जाएगा। राज्य में पोल्ट्री एवं मत्स्य पालन व्यवसाय को विकसित करने के उद्देश्य से पिछले दिनों राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मोहम्मद अफाक आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। एक्सपो में बिहार के अलावा अन्य राज्यों ने पोल्ट्री एवं मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े किसानों ने हिस्सा लिया। किसान भाई, अगर आप परंपरागत खेती से आलू की खेती न करके जीरो टीलेज विधि से आलू की बुआई करते हैं तो इससे समय की बचत भी होगी, खर्च भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छी प्राप्त होगी। पराली में आलू की खेती करने की जीरो टीलेज तकनीक फायदेमंद साबित हो सकती है। धान की कटाई के तुरंत बाद बिना खेत की जुताई किए आलू की फसल को लगाया जा सकता है। दरअसल किसान भाई जब धान की फसल काटते हैं तो उसके ढूंढ बच जाते हैं। धान की 2 कतारों के बीच आलू को निश्चित दूरी पर रखकर उसमें उर्वरक निश्चित मात्रा में डाला जाता है और पराली को 6 से 8 इंच मोटी परत से ढक दिया जाता है। इस तकनीक को अपनाने से किसान जुताई एवं श्रमिकों में लगने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जीरो टिलेज विधि से आलू की खेती करने में परंपरागत आलू की खेती की तुलना में उपज काफ़ी अच्छी मिलती है। दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। ज़्यादातर लोग इसे दाल के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी है। किसान भाई अरहर की अच्छी पैदावार के लिए मध्य एवं लंबी अवधि वाले प्रभेद का चयन कर सकते हैं। अरहर की उन्नत किस्मों में बहार, पूसा 9, नरेंद्र 1, IPO 203 एवं राजेंद्र 1 और 2 हैं, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रो टरबाइन एक ऐसा संयंत्र है जिसे किसी स्थिर पानी में बिजली सहयोग या इन्वर्टर के सहयोग से पानी को मंथन के लिए चलाया जाता है। इस यंत्र के द्वारा कोई भी कृषक अपनी मछली पालन जैसे विशेष व्यवसाय में इसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन मोटर के द्वारा प्लास्टिक के प्लेट, पंखी और गियर पर कार्य करता है। यह उपकरण विशेष तौर पर छोटे और मंझोले किसानों के लिए बनाया गया है जो 5 से 10 एकड़ के तालाब, पोखर जैसे स्थानों पर मछली उत्पादन, मखाना उत्पादन जैसे और भी कई कार्य करते हैं। इस टरबाइन के इस्तेमाल से किसान बड़ी बचत के साथ आसानी से अपने दूषित पानी को स्ट्राइकर के सहयोग से चलंत पानी में बदलकर ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं।
इससे किसानों को कई फायदे हैं। पैसे की बचत तो होती ही है, साथ ही ऊर्जा की खपत भी सामान्य होती है। पारंपरिक फसलों के अलावा राज्य के किसान व्यावसायिक फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कम लागत में अधिक मुनाफा। सफलता की आज की कड़ी में मिलते हैं पटना जिले के ऐसे ही एक सफल किसान अभिजीत कुमार से। अभिजीत ने जब खेती करने का मन बनाया तो उन्हें पारंपरिक फसल से अलग कुछ करना था। फिर उन्होंने सोयाबीन की खेती शुरू की। दरअसल अभिजीत किसी काम के सिलसिले में मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इसकी खेती बृहद पैमाने पर होती है। इन्होंने इसकी खेती की बारीकियों को समझा और प्रशिक्षण भी लिया और फिर वापस अपने घर लौटकर इन्होंने सोयाबीन की खेती करने का ही मन बना लिया। अभिजीत बताते हैं कि इसमें कम लागत में मुनाफा अधिक प्राप्त हो जाता है। अभिजीत सोयाबीन की खेती का प्रशिक्षण अपने गांव के अलावा दूसरे जिलों में भी जाकर देते हैं। देखिए, गांव के किसानों को प्रशिक्षित तो करते हैं। हम अपने पटना जिला हो गया, भोजपुर मतलब बिहार के मतलब साउथ बिहार के मतलब 18 जिलों में हम प्रशिक्षण भी देते हैं। पीएमजीआरसीटी ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत हम हर ट्रेड में प्रशिक्षण भी देते हैं। तो इसमें हमारा ख्याल आया कि भाई सोयाबीन जब हम पढ़ा रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं कि भाई इसमें फ़ायदा ले सकते हैं, तो क्यों ना हम स्वयं पहले उस चीज़ का हम ट्रायल कर सकें। तो इसमें हम पहले सोयाबीन को अभी हम 5 एकड़ में लगाए हैं, जो अभी प्लॉट आप देख रहे हैं पीछे। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। त्योहारी सीजन में एक बार फिर से सब्जियों के भाव चढ़े हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 2000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 3500 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल और कद्दू 3000 से 4000 रुपये प्रति सैकड़ा। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। अगले कुछ दिनों में मानसून प्रदेश से रुखसत लेने वाली है, जिसका असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ जिलों को छोड़ मौसम साफ रहेगा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 28, पूसा तारक आदि के बीज की व्यवस्था करें तथा खेतों को तैयार कर लें। किसान भाइयों, अभी आपने जाना मंडी भाव, सफलता की नई कहानी और साथ ही मौसम संबंधी समाचार। अब हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। अधिक उत्पादन के लिए किस्मों का चुनाव, समय से बुआई, निराई गुड़ाई, निर्धारित समय पर उचित मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार, सिंचाई की उचित व्यवस्था तथा कीट एवं व्याधियों से फसल की सुरक्षा आवश्यक है। इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई जानकारी आपको हम अपने विशेषज्ञों द्वारा देते हैं। तो चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं बनाने की विधि क्या है, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीप्रिया दास द्वारा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में आए हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है वर्मी कंपोस्ट के बारे में। आज हमारे साथ इस विषय पर, खास विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री प्रिया दास, जो केवीके वैशाली में कार्यरत हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ पर। और हम अपने कार्यक्रम में श्री प्रिया दास जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सबसे जो पहला सवाल है वो यह है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है? वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने की सही विधि के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद जो है वो मूल्यतः 2 धापों में बनाया जाता है। पहले धाप में हम केचुओं के खाने का आहार बनाते हैं, यानी हम जैविक पदार्थों को सड़ाकर एक ऐसा खाद तैयार करते हैं जो केचुओं के खाने के लायक होता है। और इसके दूसरे स्टेप में हम इसी आधा सड़े हुए खाद को केचुओं के पास लेके जाते हैं, उसमें केचुआ छोड़ते हैं ताकि केचुआ उसे सही से खाकर अपने बॉडी में पचाकर उसका कंपोस्ट बना पाए। पहले धाप में हमें एक गड्ढा बनाना पड़ता है। अगर आप ये गड्ढा, किसान भाई अगर ये गड्ढा मिट्टी में बना रहे हैं तो उसमें त्रिपाल या प्लास्टिक का एक परत डाल दें, ताकि जो जैविक पदार्थ आप सराने के लिए दे रहे हैं वो डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में ना आए। अगर आप सीमेंट या कंक्रीट का कोई गड्ढा बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो 1.5 से 2 फीट का गड्ढा हो, बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। इस गड्ढे में हमें जैविक पदार्थ परत या लेयर्स में डालने हैं। पहले लेयर में हमें सूखे पत्ते या सूखे केले के पत्ते या सूखे पेड़ के पत्ते डालने हैं। उसके बाद उसमें गोबर और पानी का घोल अच्छे से डालना है। इसके दूसरे परत पे हमें केले के थंब छोटे छोटे हिस्से में काटकर एक लेयर में डालना है। फिर उसके बाद हमें गोबर या पानी का घोल अच्छे से घोल के उसमें डालना है। इसके नेक्स्ट परत पे हमें धान या पुआल जो होता है, जो हमें धान को काटने के बाद जो पुआल या स्ट्रॉ मिलता है उसको छोटे टुकड़े में काट के डालना है, या तो गेहूँ बतौरी का जो भूसा है उसको भी डाल सकते हैं। इस लेयर को डालने के बाद किसान भाई फिर से गोबर और पानी का घोल डालें और उसके बाद हरी घास डालें। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हरी घास हम काफ़ी मात्रा में डालें, क्योंकि हरी घास जब गल जाता है तो वो केचुओं के खाने के लिए एक उपयुक्त खाद्य बनता है, जिससे कि केचुआ खाद बहुत न्यूट्रिशियस या पोषक तत्वों से भरा हुआ बनता है। इन 4 लेयर को आप तब तक करते जाए जब तक कि आपका पूरा गड्ढा भर ना जाए, और हर परत के बीच में गोबर और पानी का घोल घोल कर डालें। जब आपका गड्ढा भर जाता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक से ढक दे और उस प्लास्टिक को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ ईटा का एक स्टेबल लगा दे। इससे क्या होगा कि आपका जो वो गड्ढा है जिसमें आपने जैविक पदार्थ डाले हुए हैं उसका तापमान बढ़ेगा और उसमें जो सड़न हो रहा है वो भी जल्दी होगा। ये जो सड़ा हुआ या आधा सड़ा हुआ खाद
खाद्य है जो हम केचुओं के खाने के लिए बना रहे हैं, ये करीब 1 से 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। ये आंशिक रूप से सड़ा हुआ होता है। इसे हम केवल उतना ही सराते हैं जितना कि केचुओं को खाने के लिए या अच्छी तरह से पचाने के लिए उपयुक्त होता है। एक बार यह खाद बन जाए तो हम इसको इस गड्ढे से उठाकर किसी और गड्ढे में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें हम केचुआ छोड़ते हैं। जब हम सेकंड गड्ढे में इसको ट्रांसफ़र करें तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि उस गड्ढे की गहराई बहुत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा फीट का ही गड्ढा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढा हम डीप ले लेते हैं तो उसमें केचुआ जो है वो बहुत ज़्यादा तापमान के वजह से उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, उसका पॉपुलेशन घट जाता है और हमारा जो खाद्य है, वर्मी कंपोस्ट है, वो सही तरीके से नहीं बन पाता है। आमतौर पर श्री प्रिया जी हम ये देखते हैं कि जो हमारे छोटे किसान हैं तो वर्मी कंपोस्ट का जब वो इसको खाद के रूप में बनाने के लिए कोई यूनिट लगाते हैं या इसका उत्पादन करना चाहते हैं तो बहुत सी गलतियों की वजह से ज़्यादा वो सफल नहीं हो पाते। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसान भाइयों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। जैसे कुछ किसान भाई है वो क्या करते हैं कि जिस पिट में या जिस गड्ढे में वो खाद को सरा रहे हैं, जैविक पदार्थ को सरा रहे हैं, उसी पिट में वो केचुआ डाल देते हैं। लेकिन यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पिट में हम खाद को सरा रहे हैं उसका हाइट करीब 1.5 से 2 फीट का होता है। अगर इतने डीप गड्ढे में आप केचुओं को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि वो जब नीचे जाते हैं उसका तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें केचुओं की वृद्धि नहीं हो पाती। तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो बनता तो है लेकिन वो सही तरीके से बन नहीं पाता और उसमें जितने मात्रा में पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम रहना चाहिए वो उतने मात्रे में तैयार नहीं हो पाता है। इसके साथ जो हम, जैसे मैंने बोला कि हमें हरी घास का इस्तेमाल करना चाहिए। इन हरी घासों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाजर घास, जिसे हम पार्थेनियम ग्रास कहते हैं, वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि पार्थेनियम ग्रास अर्थवर्म यानी केचुओं के लिए हानिकारक होता है। इसे खाने के बाद केचुए अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते हैं बल्कि ये मर जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है इस संदर्भ में कि हम आजकल प्रायः ये देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई जैविक खाद का प्रचलन भी बड़े ज़ोरों से कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का जो उत्पादन है या वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, जैविक खाद की अपेक्षा कितना लाभदायक है? जैसे कि आपने बोला कि किसान भाई आजकल जैविक खादों में बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जबकि हमारे जो भारत सरकार है वो भी बहुत जैविक खादों के इम्पोर्टेंस दे रही है। तो बाकी जैविक खादों के तुलना में वर्मी कंपोस्ट में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो काफ़ी मात्रा ज़्यादा में पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक है, ये भी काफ़ी अच्छे मात्रे में पाई जाती है। जब हम जैविक खादों के बारे में बात करते हैं तो हम गोबर या फिर कोई जैविक पदार्थ को सरा के उसका खाद बनाने के बारे में बोलते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में हम वर्म्स यानी केचुओं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि केचुआ हमारे जैविक पदार्थों को खाती है, वो अपने शरीर में इसको पचाती है और उसके बाद उनका जो कास्ट होता है वो हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। जो केचुओं के बॉडी में ये देखा गया है कि उनके बॉडी में काफ़ी ऐसे हार्मोन्स है, काफ़ी ऐसे केमिकल्स है जो वर्मी कंपोस्ट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाती है, यानी पोषक तत्वों से भरा हुआ बनाती है। इसलिए अगर साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक पद्धति से सही विधि में वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए तो उसमें करीब 3:1:1.5 रेशियो में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम पाया जाता है, जो कि अन्य जैविक खाद्यों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की और इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम श्री प्रिया जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं बनाने की विधि। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सफल किसान परशुराम जी से, जिन्होंने धान एवं गेहूं की विशेष प्रजाति की खेती और साथ ही प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग कर सफलता की नई इबारत लिखी और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से नई और बेहतरीन जानकारियों से हर समय रूबरू करवाएं। हमारा यह भी उद्देश्य रहता है कि हम आपको ऐसी जानकारी दें जिससे आपको खेती में, किसानी में
आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके एवं उसका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके। और इसी क्रम में आज हम एक ऐसे सफल किसान से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगन और परिश्रम के बल पर अन्य किसानों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। तो आइए हम श्री परशुराम सिंह, जो किसान श्री अवार्ड से सम्मानित भी हैं, उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सारे किसान भाइयों जो बिहार के हैं उनका हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, किसान भाइयों, आज की जो खेती हो गई है वह परंपरागत ढंग से, जो पारंपरिक जो खेती हम लोग करते आ रहे हैं धान और गेहूं की, तो उससे हटकर करने की अब सोच हमारा होना चाहिए कि जो पारंपरिक खेती है, जो धान गेहूं की खेती है, उससे हटकर हम जब तक खेती नहीं करेंगे तब तक हमारा जो आर्थिक उन्नति का मार्ग है वो प्रशस्त नहीं होगा, लाभदायक नहीं होगा, हमें आर्थिक लाभ अच्छा से प्राप्त नहीं होगा। और परशुराम सिंह एक ऐसे किसान हैं जो एक मार्चा का चूड़ा होता है, उसका एक धान आता है, उसकी खेती करते हैं। बरसाती धान का उत्पादन जिसमें मार्केटिंग देश के कई राज्यों में भी इनके द्वारा किया जाता है। काला धान एक होता है जो स्वास्थ्य के लिहाज से डायबिटीज़ रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और एक काला गेहूं होता है, उसका भी उत्पादन ये करते हैं और उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। लागत खर्च, मुनाफा कितना होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी आज हम देंगे। मेंथोल ऑयल एवं लेमन ग्रास एवं सेट्रोनेला का भी उत्पादन इनके द्वारा किया जाता है और उनका मार्केटिंग, प्रोसेसिंग इत्यादि किया जाता है। और इनके जो भी फूड हैं वो फसाई से रजिस्टर्ड हैं। तो सर, सबसे पहले जो आप ये चूड़ा वाला जो धान है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, और जो आप काला गेहूं, काला धान जो भी खेती करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप प्रदान करें। डॉक्टर साहब, ऐसी बात है कि हमारे चंपारण में कुछ सेलेक्टेड एरिया हैं जो पूर्वज के समय से एक मार्चा धान की वैरायटी थी, वो हम लोगों ने उसके संग्रह करके और उसके प्रोसेसिंग स्वयं चनपटिया जो एस्टाडा जोन बना हुआ है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी में 7-8 फैक्ट्रियाँ हैं। वो केवल मार्चा के चिवड़ा पर ही काम करती है। और वहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको हम लोग उसका खेती कराकर और मिल वाले से उस धान को हम लोग देकर और मार्चा का चिवड़ा जो हम लोग उनको प्रोसेसिंग, पैकिंग करके और वहाँ से बिक्री का केंद्र शुरू हो जाता है। तो बिक्री का केंद्र जो वहाँ से शुरू होता है तो एक वहाँ की सुविधा है कि पेमेंट में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। उन व्यापारियों के द्वारा बिफोर भी पैसा किसानों को दे दी जाती है और प्रति कुंटल 3500, 3000, 4000 के बीच में वो हम लोगों से धान ले लेते हैं। और वो एक्चुअली एक गर्मा क्रॉप के और हम लोग का जो सावन वाला क्रॉप है उसको ऑफ समय में वो धान निकल जाता है। यानी वो धान निकालने से हम 2 क्रॉप धान का ले सकते हैं, ऐसी वो क्रॉप है। और नेचुरल सुगंधित होने से मार्केट में बहुत बड़ा उसका डिमांड है। उसके बाद में केमिकल की कोई उस धान में आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग उसको वर्मी कंपोस्ट पर ट्राइकोडर्मा, गौमूत्र, पीएसबी, एजेक्टोबैक्टर, नीम खली जो खाद है उसको देकर उसको तैयार करते हैं। मतलब सर, जो अभी खेती में हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का या किसी रासायनिक छिड़काव का जो प्रयोग करते हैं वो सब आपके यहाँ नहीं होता? केवल इस वैरायटी में पूर्वज भी नहीं किए हैं, हम भी नहीं किए हैं। ऐसी इसमें नई तकनीकी नहीं आई। इस वैरायटी के साथ एक खूबी है कि जब केमिकल यूज करेंगे तो उसका एरोमा जो है, उसके औषधीय गुण जो उस धान की वैरायटी को समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कभी यूज नहीं किया गया है उसमें। इसीलिए मार्केट में जैसे उस पैकेट को आप खोलेंगे, जैसे खिचड़ी के समय में उसका बहुत बड़ा डिमांड होता है सर हमारे यहाँ। खिचड़ी के समय में जब दही चूड़ा की एक भोज होती है उस समय माने टन का टन जो है हमारे उस ब्लॉक से वो धान का डिमांड होता है। और बिहार से भी नहीं, अदर राज्यों में इस तरह तो आज के डेट में दिल्ली में बहुत बड़ा उसका कारोबारी हमारे यहाँ के किसान स्वयं मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले होता था कि ट्रेडर्स या बायर आते थे, अब क्या होगा है कुछ किसान ऐसे जगह को देख लिए हैं जैसे खाड़ी बाउली, कनाट प्लेस, तो किसी से कहते नहीं हैं, वो अपने धान के प्रोसेसिंग कराकर पैकिंग बैग वहाँ मिल जाता है और अपने मार्केटिंग स्वयं कर लेते हैं, इसलिए कि उनको बेनिफिट दिखाई देता है।
गेहूं की जो आप खेती करते हैं, जो काला गेहूं है, उसकी खेती के बारे में हमारे किसान भाई आपसे किस तरह से लाभान्वित हो सकेंगे, इसके बारे में आप बताएं। जब गेहूं में हम लोग काम करना शुरू किए सर, तो ब्लैक गेहूं की बात आई, उसकी औषधीय गुणों के पता लगा और मार्केटों में हम लोगों ने डिमांड देखा। तो हम लोग 3 साल पहले पंतनगर में गए, तो वहाँ से हम लोगों ने अपना प्रबंधन ब्लैक गेहूं के बीज के शुरू किया। लेकिन बीज इतना महंगा था, डर लग रहा था कि चंपारण में, बिहार में सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने कम बीज वहाँ से लाया और उसको SIR मेथड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि श्री विधि की नई तकनीकी आई हुई थी। तो कम बीज में अधिक लागत की कंसेप्ट में हम लोगों ने ब्लैक गेहूं का काम किया। तो गेहूं के बीज में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। अब सर बात कर लेते हैं आपके द्वारा जो ऑयल का जो उत्पादन किया जा रहा है, तो उसके कौन कौन से वैरायटी हैं और उसकी मार्केट में डिमांड क्या है? जैसे हम लोगों ने, हमारा गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र था, वहाँ 6 शुगर फैक्ट्रियाँ हैं। 6 शुगर फैक्ट्रियाँ में हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि जब उचित मूल्य हम लोगों को शुगर से नहीं मिला तो हम लोगों ने इसका दूसरा विकल्प खोजा। उसमें एरोमेटिक पौधा आया। तो एरोमेटिक पौधा में हम लोगों ने डिस्लेशन यूनिट लगाकर, और उसमें विभागीय सहयोग बहुत NHM का मिला हम लोगों को। उस अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया कि मेंथा, लेमन ग्रास और सेटोनेला 3 पौधे को हम लोगों ने क्लस्टर बनाकर अलग अलग ब्लॉकों में हम लोगों ने इसकी खेती की। और उसके सर मार्केटिंग के लिए बाराबंकी, दिल्ली और कुछ पार्ट नेपाल का ये लोग आते थे और हम लोग से ले आते थे। उसके पीछे हम लोगों ने सोचा कि भाई मार्केटिंग और बार्गेनिंग हम लोगों ने आत्मा के द्वारा जो ट्रेनिंग किया गया था, उसमें बताया गया था कि अपने उत्पाद को एक स्थान पर मत बेचिए परशुराम जी, आप जो है विभिन्न ट्रेडर्सों के संपर्क में रहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसे जाना कि भाई ये लोग क्या करते हैं इसको ले जाकर। तो वो चीज़ हम लोग की जानकारी हो गई कि नहीं भाई, ये लेमन ग्रास जो है किचन से लेके, बाथरूम से लेके और साबुन से लेकर, अगरबत्ती से लेकर वहाँ यूज होता है। तो हम लोगों ने बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रीज़ों से मिला और कहा एथी के लिए, लेमन ग्रास के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तो हम दिल्ली से लाते हैं, ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे उनसे 100 रुपया लीटर में कम देंगे, लेकिन तुम हमसे लो। तो हम लोग का एक लोकल मार्केटिंग ही बन गया ऑयल का, जो लघु उद्योग जो इंडस्ट्री एरिया में चलती है, जो लोग साबुन, सर्फ, अगरबत्ती बनाते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने लेमन ग्रास देना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, आशा है कि आप इस हमारा जो आज का सेगमेंट है, इससे आप काफ़ी लाभ उठा पाएंगे। और मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं बनाने की विधि और साथ ही सफलता की नई कहानी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।